हाँ, आज देखिए फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव किरणों के गुण। और रेडियो एक्टिव किरणों के गुण में क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए रेडियो एक्टिव किरणें हम लोग पीछे की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। 3 प्रकार की होती है, अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणें, ये 3 प्रकार की होती है। वैसे तो रेडियो एक्टिव ये चैप्टर मैंने पहले भी परिचय कराया था। ये आपका फिजिक्स का टॉपिक है क्लास 12th में, और टीजीटी की में जो है ये केमिस्ट्री में रेडियो सक्रियता एक चैप्टर ही है। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव किरणों के गुण। सबसे पहले एक साथ तीनों की तुलना करके हम एक एक नंबर बताएंगे। देखिए ये हीलियम परमाणु है 2He4, ये हीलियम परमाणु है। और ये देखिए हीलियम परमाणु जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो ये देखिए ये द्विधनावेशित 2He4 पे यहां प्लस लग गया, तो ये द्विधनावेशित हीलियम परमाणु का नाभिक प्राप्त होता है और इसी को अल्फा कण कहते हैं। तो आप बताएंगे, देखिए द्विधनावेशित हीलियम परमाणु के नाभिक को, द्विधनावेशित हीलियम परमाणु के नाभिक को हम क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। ये देखिए हो गया। बीटा कण के बारे में क्या बताएंगे आपका, ये देखिए न्यूट्रॉन है 0n1, ये 0n1 आपका ये न्यूट्रॉन है। और ये 0n1 जो न्यूट्रॉन है, जब ये न्यूट्रॉन क्या करता है, एक प्रोटॉन को निकालता, न्यूट्रॉन से एक प्रोटॉन निकल गया, P1 एक प्रोटॉन निकल गया। तो ये देखिए एक प्रोटॉन निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन के समान एक ये कण मिलता है। और याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन के समान ये कण मिला है इसी को आप बीटा कण कहोगे। अब बीटा कण क्या, पुनः सुन लीजिए, ये आपका न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन से जब एक प्रोटॉन निकलता है तो एक प्रोटॉन निकलने पर भी इलेक्ट्रॉन के समान एक कण मिलता है, इस कण को हम बीटा कण कहते हैं। ये रिएक्शन बहुत कम जगह बुक में नहीं दिया गया है और सीधे इसमें कहा कि बीटा कण प्राप्त होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया है, बीटा कण प्राप्त होने की रासायनिक अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा बीटा कण प्राप्त होने की नाभिकीय अभिक्रिया, सॉरी रासायनिक नाभिकीय अभिक्रिया, यही आपसे पूछा गया, बीटा कण प्राप्त होने की अभिक्रिया देखिए होती है। और इसमें एक ये निकला है एंटी न्यूट्रिनो, ये एंटी न्यूट्रिनो जो कण निकला इसका भी हम परिचय करा देते हैं। ये अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता। पूछा गया एंटी न्यूट्रिनो, परीक्षाओं में आया हुआ है, एंटी न्यूट्रिनो दृश्य है अदृश्य है, इनमें से कोई नहीं, या दृश्य अदृश्य दोनों है। तो याद रखिएगा ये एंटी न्यूट्रिनो अदृश्य है, इसका ना तो कोई द्रव्यमान होता है और ना तो एंटी न्यूट्रिनो पर कोई आवेश होता है। ये बीटा कण हमने बता दिया कि जब न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन से एक प्रोटॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन के समान देखिए कण मिला, उसी को क्या कहो गया, बीटा कण। गामा किरणों के बारे में क्या, ये उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और इनके चलने के लिए जो है किसी प्रकार की कोई एनर्जी की आवश्यकता, किसी प्रकार की कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो ये गामा किरणें हैं उच्च ऊर्जा युक्त एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और इनके संचरण के लिए किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब आइए इसके बाद गुण में, ये विद्युत क्षेत्र में क्या होता है। देखिए विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र में आप जानते हैं 2 प्लेट होता है, एक धन प्लेट और एक ऋण प्लेट। तो ये जो अल्फा कण रहते हैं ये विद्युत क्षेत्र में धन प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाते हैं, सॉरी धन नहीं जाएंगे, ये ऋण प्लेट की ओर विक्षेपित होता है। अल्फा कण जो है विद्युत क्षेत्र में ऋण प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाता है और ये बीटा कण जो होते हैं ये विद्युत क्षेत्र में धन प्लेट की ओर विक्षेपित होते हैं और ये बिना किसी ओर मुड़े, ना धन की ओर ना ऋण की ओर, ये सीधे निकल जाते हैं। पहला, अल्फा कण विद्युत क्षेत्र में ऋण प्लेट की ओर विक्षेपित होगा, बीटा कण विद्युत क्षेत्र में धन प्लेट की ओर विक्षेपित होगा और गामा किरणें न धन की ओर विक्षेपित होगा न ऋण की ओर, इस सीधे निकल जाता। चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं
देखिए अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र में देखिए ये जो बीटा कण अल्फा कण है ये चुंबकीय क्षेत्र में ये बाईं ओर विक्षेपित हो जाता है और ये जो होता है बीटा कण चुंबकीय क्षेत्र में ये दाईं ओर विक्षेपित हो जाता है और पुनः इसकी बात वही ये सीधे निकल जाता है। तो आप तीनों का बता दीजिए। अल्फा कण विद्युत क्षेत्र में ऋण प्लेट की ओर, बीटा कण विद्युत क्षेत्र में धन प्लेट की ओर, गामा किरणें बिना किसी ओर मुड़े सीधे निकल जाएंगी। चुंबकीय क्षेत्र में अल्फा कण बाईं ओर विक्षेपित होता है और ये जो बीटा कण रहता है ना ये चुंबकीय क्षेत्र में दाईं ओर विक्षेपित होता है और जो गामा किरणें हैं वो बिना किसी ओर विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं। अब वेग की चर्चा करते हैं। अल्फा कणों का वेग कहीं कहीं 10 को डायरेक्ट लिख दीजिए 10 की पावर 7, बस यही बात बताइए आप। अल्फा कणों का वेग 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकंड होता है। बीटा कणों का वेग 2.5 गुणे 10 की पावर 8 ये मीटर प्रति सेकंड होता है और गामा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर 3 गुणे 10 की पावर 8 ये मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग की चर्चा कर लीजिए। अल्फा कणों का वेग 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकंड, बीटा कणों का वेग 2.5 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड और गामा किरणों का वेग 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब आप तीनों के वेग को देखिए। अल्फा कण स्लो चलता है, उससे तेजी से बीटा कण, सबसे तेज जो चलता है गामा किरण। तो आप बताइए एक धातु की अगर कोई चादर है और अल्फा कण स्लो चल रहा है, कम वेग से चल रहा, तो भाई उसकी भेदने की क्षमता, पार करने की क्षमता कम होगी और बीटा कण उससे तेज से चल रहा है तो उसके भेदने की क्षमता उससे ज्यादा होगी और सबसे तेज यहां पर गामा किरण चल रही है तो गामा किरण की भेदने की क्षमता सबसे ज्यादा होगी। यानी ये भेदन क्षमता का क्रम भाई कंपटीशन परीक्षाओं में आया हुआ है। देखिए भेदन क्षमता का सही क्रम क्या होगा तो याद रखिएगा गामा किरणों की सबसे ज्यादा होती है, उससे कम बीटा की होती है और याद रखना सबसे कम इसमें किसकी होती है, अल्फा की। भेदन क्षमता जो होती है अल्फा की सबसे कम, उससे ज्यादा बीटा की और सबसे ज्यादा किसकी होती है, गामा की। आइए इसके बाद अगली बात आयनीकरण क्षमता की बात बता दे। आयनीकरण क्षमता के बारे में क्या क्या आप बताएंगे। आयनीकरण क्षमता में देखिए ये बात बताएंगे, कोई भी गैस है, काड़ू है और जब अल्फा कणों को उस पर डाला जाएगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो आप बताइए जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वह आयन में बदल जाता है, इसका मतलब उसका आयनीकरण हो गया। ये अल्फा कण जो है इसके आयनीकरण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। बीटा कण डालेंगे तो भी इलेक्ट्रॉन निकालता है लेकिन अल्फा की अपेक्षा कम निकालता है, गामा भी निकाले बहुत कम निकालता है। तो कहने का मतलब यह है कि आयनीकरण करने की क्षमता सबसे ज्यादा अल्फा की होती है, उससे ज्यादा बीटा की होती है और सबसे ज्यादा आयनीकरण जो क्षमता होती है, सॉरी सबसे कम आयनीकरण जो होती है वो गामा की। आप पुनः इसमें कंफ्यूजन अगर हो सुन लीजिए, अल्फा के आयनीकरण क्षमता सबसे ज्यादा, उससे कम बीटा के आयनीकरण क्षमता और सबसे कम आयनीकरण क्षमता किसकी होती है, गामा की। आयनीकरण क्षमता का क्रम हम बना दे रहे हैं। देखिए सबसे अधिक अल्फा का, उससे कम बीटा का और सबसे कम किसका, गामा का। ये आयनीकरण क्षमता हो गया। इसके बाद आइए फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव देख लीजिए। फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव, फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव देखिए भाई, जो अल्फा किरणें हैं फोटोग्राफिक प्लेट को कम प्रभावित करती हैं और जो बीटा कण है ये फोटोग्राफिक प्लेट को अल्फा से अधिक प्रभावित करते हैं और जो गामा किरणें होती हैं ये फोटोग्राफिक प्लेट को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा। ये हो गया। एक बात आपको ये भी बताएंगे, मैंने आपको बता ही दिया था ये बात पीछे, कि जो ये बीटा कण होता है इसका द्रव्यमान अपरिभाषित होता है और इसका द्रव्यमान अपरिभाषित होने के कारण
याद रखिएगा, यह इलेक्ट्रॉन के समान होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये अक्सर हम लोग गलती करते हैं कि भाई बीटा कण और इलेक्ट्रॉन एक ही है। नहीं, बीटा कण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन बीटा कण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के समान जो है इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन बीटा कण इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। बीटा कण इलेक्ट्रॉन के समान है लेकिन बीटा कण इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अगली बात, एक बीटा कण का गतिज द्रव्यमान कंपटीशन परीक्षाओं में आया हुआ है। आप ऑप्शन दिया गया है, निम्नलिखित में बीटा कण का गतिज द्रव्यमान है। तो देखिए, गतिज द्रव्यमान का सूत्र आप यही लगाएंगे, m0 अपान अंडर रूट में v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, v स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। ये m0 बीटा कण का विराम द्रव्यमान है, v बीटा कण का वेग है और c प्रकाश का वेग है। ये